नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीयूवी ग्लोबल इंडिया चैनल पर। यहाँ हम क्वालिटी मैनेजमेंट, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और प्रोसेस इंप्रूवमेंट से जुड़े टॉपिक्स को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के बारे में। क्वालिटी की दुनिया में एमएसए एक बेहद अहम टूल है, क्योंकि अगर हमारा मापने का सिस्टम ही सही नहीं है तो सही डिसीजन लेना या प्रोसेस को सुधारना नामुमकिन हो जाता है। इस पूरे वीडियो में हम स्लाइड्स के जरिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एमएसए क्या है, इसका महत्व क्या है और इसे प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस ऑब्जेक्टिव्स। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे सेशन के ऑब्जेक्टिव की। मतलब आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस यानी एमएसए को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। तो इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। राइट फिंगर मेजरमेंट सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि मापने का सिस्टम असल में होता क्या है और ये क्यों जरूरी है। राइट फिंगर टाइप ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एरर। फिर हम बात करेंगे कि मेजरमेंट करते समय किस तरह की एरर्स आ सकती हैं। राइट फिंगर इफेक्ट ऑफ मेजरमेंट एरर। उसके बाद हम जानेंगे कि ये एरर्स प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग पर क्या असर डालती हैं। और फिर हम इन एरर्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे बायस यानी मापने वाले सिस्टम का लगातार एक ही तरफ झुकाव होना, लिनियरिटी, अलग अलग मेजरमेंट रेंज पर सिस्टम का बिहेवियर कैसा रहता है, आर स्टडी, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी स्टडी जो बताती है कि मेजरमेंट सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, और अंत में एट्रीब्यूट स्टडी जो खासतौर पर क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज होती है। तो दोस्तों, इस सेशन के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एमएसए क्यों जरूरी है और इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाता है। इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया कि आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब जरा शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा होना ही काफी नहीं है, उसके पीछे प्रोसेस कंट्रोल की एबिलिटी भी उतनी ही जरूरी होती है। सोचिए, अगर प्रोसेस ही अनस्टेबल या अनकंट्रोल्ड हो तो प्रोडक्ट क्वालिटी कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगी। इसलिए पहला स्टेप हमेशा प्रोसेस कंट्रोल की एबिलिटी को इंप्रूव करना होता है। अब बात आती है, प्रोसेस कंट्रोल इफेक्टिव तभी हो सकता है जब हमारे पास सही और एक्यूरेट मेजरमेंट सिस्टम हो। मतलब अगर मेजरमेंट ही गलत होगा तो प्रोसेस को कंट्रोल करने का पूरा एफर्ट बेकार चला जाएगा। इसलिए प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोसेस कंट्रोल के साथ साथ मेजरमेंट की एबिलिटी और मेजरमेंट सिस्टम की क्वालिटी सबसे ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। तो अब जब हमें ये क्लियर हो गया कि मेजरमेंट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, आइए डिटेल में समझते हैं कि मेजरमेंट सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। मेजरमेंट प्रोसेस। अब समझते हैं कि मेजरमेंट प्रोसेस। जब भी हम किसी प्रोडक्ट या पार्ट को नापते हैं तो इसमें कई तत्व शामिल होते हैं। सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड, यानी वह आधार जिससे हम तुलना करते हैं। इसके बाद आता है वर्कपीस या पार्ट, यानी असली प्रोडक्ट जिसे जांचना है। फिर उस पार्ट को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वर्नियर, माइक्रोमीटर या सीएमएम। लेकिन सिर्फ उपकरण से काम पूरा नहीं होता, उसे चलाने वाला व्यक्ति, पर्सन, भी उतना ही जरूरी है। अगर व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है तो नाप गलत हो सकती है। इसी के साथ साथ एक सही प्रक्रिया, प्रोसीजर का पालन करना भी आवश्यक है, ताकि हर बार नाप एक समान तरीके से हो। और अंत में माप को प्रभावित करने वाला पर्यावरण, एनवायरनमेंट, भी अहम भूमिका निभाता है, जैसे तापमान, नमी या कंपन। इन सब तत्वों के मिलने से हमें एक मेजरमेंट रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट का फिर विश्लेषण, एनालिसिस किया जाता है और अंत में उसके आधार पर कोई निर्णय या कार्रवाई, डिसीजन, एक्शन ली जाती है। इसके बाद ये चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। मेजरमेंट सिस्टम। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेजरमेंट सिस्टम की। जब हम किसी पार्ट की क्वालिटी को जांचते हैं तो उसके लिए अकेला इंस्ट्रूमेंट काफी नहीं होता। असल में एक पूरा सिस्टम काम करता है जिसे हम मेजरमेंट सिस्टम कहते हैं। इसमें शामिल होते हैं इंस्ट्रूमेंट या गेजेज, जिनसे हम मापते हैं, स्टैंडर्ड्स, जिनसे तुलना की जाती है, सही ऑपरेशन और मेथड्स, ताकि नाप बार बार एक समान आए, फिक्सचर्स, जो पार्ट को स्थिर रखते हैं, डेटा को संभालने वाला सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षित पर्सनल, जो सही तरीके से माप कर सकें, और साथ ही पूरा एनवायरनमेंट, यानी जहां माप लिया जा रहा है।
इन सभी का मिलकर बना ये सिस्टम हमें किसी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक की सही क्वांटिफिकेशन या असेसमेंट करने में मदद करता है। यानी अगर सिस्टम के किसी हिस्से में कमी है तो माप भी भरोसेमंद नहीं होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मेजरमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजरमेंट सिस्टम की। किसी भी मेजरमेंट सिस्टम को अच्छा तभी माना जाएगा जब उसमें दो चीजें हों, एक्यूरेसी और प्रिसिशन। एक्यूरेसी का मतलब है कि आपका मापा हुआ रिजल्ट असली या ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, यानी जो वैल्यू होनी चाहिए रिजल्ट उतना ही पास आना चाहिए। वहीं प्रिसिशन का मतलब है कि अगर आप एक ही चीज को बार बार मापें तो रीडिंग्स आपस में कितनी मिलती जुलती हैं। अगर हर बार करीब करीब वही रिजल्ट आ रहा है तो सिस्टम प्रिसाइज है। तो आसान भाषा में अच्छा मेजरमेंट सिस्टम वही है जो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी। इफ मेजरमेंट सिस्टम हैज एक्यूरेसी एरर। अगर मेजरमेंट सिस्टम में एक्यूरेसी एरर हो तो सबसे पहले जिस टाइप की गलती आती है उसे लोकेशन एरर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल वेरिएशन है और जो हम ऑब्जर्व्ड वेरिएशन देख रहे हैं उनके बीच फर्क आ जाता है, और ये फर्क मेजरमेंट सिस्टम एरर की वजह से होता है। यानी असली वेरिएशन कुछ और है लेकिन हमारी मेजरमेंट में गलती की वजह से रिजल्ट कुछ और दिख रहा है। इफ मेजरमेंट सिस्टम हैज प्रिसिजन एरर। अगर मेजरमेंट सिस्टम में प्रिसिजन एरर हो तो इसे अक्सर विड्थ एरर या स्प्रेड एरर कहा जाता है। इसमें दिक्कत ये होती है कि जो एक्चुअल वेरिएशन है वो उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन हमारी मेजरमेंट बार बार रिपीट करने पर ज्यादा फैला हुआ दिखता है। यानी ऑब्जर्व्ड वेरिएशन असली वेरिएशन से ज्यादा नजर आता है, और ये गलती मेजरमेंट सिस्टम एरर की वजह से होती है। इफेक्ट्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एरर्स ऑन मेजरमेंट डिसीजन। मेजरमेंट सिस्टम में एरर्स होने का सबसे बड़ा असर प्रोडक्ट कंट्रोल पर पड़ता है। पहला असर होता है जब अच्छे पार्ट को गलत तरीके से बैड पार्ट कह दिया जाता है। इसे हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं, जिसे प्रोड्यूसर्स रिस्क या फॉल्स अलार्म भी कहा जाता है। मतलब प्रोड्यूसर को नुकसान होता है क्योंकि सही चीज रिजेक्ट हो रही है। दूसरा असर होता है जब खराब पार्ट को सही पार्ट कह दिया जाता है। इसे टाइप 2 एरर कहते हैं, जिसे कंज्यूमर्स रिस्क या मिस रेट भी कहते हैं। मतलब कंज्यूमर तक डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंच जाता है और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इस तरह मेजरमेंट सिस्टम की गलती से प्रोडक्ट डिसीजंस पर सीधा असर पड़ता है। इफेक्ट्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एरर्स ऑन मेजरमेंट डिसीजन। मेजरमेंट सिस्टम की गलती का दूसरा बड़ा असर प्रोसेस कंट्रोल पर पड़ता है। पहला मामला तब होता है जब कोई कॉमन कॉज वेरिएशन को गलती से स्पेशल कॉज समझ लिया जाए। इसे टाइप 1 एरर कहते हैं। इसका मतलब प्रोसेस को ठीक होने के बावजूद अननेसेसरी एक्शन लेना पड़ता है। दूसरा मामला तब होता है जब कोई स्पेशल कॉज वेरिएशन को कॉमन कॉज समझ लिया जाए। इसे टाइप 2 एरर कहते हैं। इसका मतलब है कि असली समस्या को नजरअंदाज कर दिया जाता है और डिफेक्ट्स लगातार बनते रहते हैं। इस तरह मेजरमेंट एरर प्रोसेस डिसीजंस और नियंत्रण पर भी सीधे असर डालता है। टाइप्स ऑफ कॉजेस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉजेस की, जो प्रोसेस वेरिएशन के पीछे हो सकती हैं। सबसे पहले है कॉमन कॉज। ये कई छोटे छोटे इंडिविजुअल कॉजेस से मिलकर बनती है। इनको पूरी तरह से एलिमिनेट करना अक्सर इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होता। कॉमन कॉज के कारण प्रोसेस एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न में चलता रहता है। इसे हम कभी कभी मजाक में गॉड ओनली नोस भी कहते हैं, क्योंकि इनके सारे कारण समझ पाना आसान नहीं होता। दूसरा टाइप है असाइनेबल कॉज। इसमें सिर्फ एक या कुछ ही इंडिविजुअल कॉजेज होते हैं। इन्हें डिटेक्ट करना आसान होता है और आमतौर पर इकोनॉमिकल तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है। असाइनेबल कॉज किसी स्पेसिफिक पैटर्न का पालन नहीं करती। इसे हम कह सकते हैं हैक ह्यूमन ऑल्सो नोज, क्योंकि इनके कारण और सुधार अक्सर स्पष्ट होते हैं। इस तरह प्रोसेस वेरिएशन को समझने के लिए ये दोनों कॉजेज बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। हम बात करते हैं मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस या एमएसए की। एमएसए का मतलब है कि हम ये स्टडी करें कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम माप के रिजल्ट को कैसे प्रभावित करता है। सिर्फ माप लेना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि हमारा सिस्टम प्रोडक्ट या प्रोसेस कंट्रोल के लिए सूटेबल है या नहीं। यानी एमएसए से हम पता लगाते हैं कि हमारा मेजरमेंट भरोसेमंद है और सही डिसीजंस लेने में मदद कर रहा है या नहीं। मेजरमेंट सिस्टम एरर। एरर्स को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, लोकेशन एरर्स और विड्थ एरर्स। लोकेशन एरर्स में शामिल हैं बायस, लिनियरिटी, स्टेबिलिटी। ये एरर्स मेजरमेंट के सेंट्रल वैल्यू को प्रभावित करते हैं। वहीं विड्थ एरर्स में आते हैं रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी,
ये एरर्स मेजरमेंट की स्प्रेड या वेरिएशन को प्रभावित करते हैं। यानी लोकेशन एरर्स बताती हैं कि मेजरमेंट सही सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूर है, और विड्थ एरर्स बताती हैं कि मेजरमेंट्स कितनी कंसिस्टेंट हैं। बायस। अब बात करते हैं बायस की। बायस का मतलब है किसी पार्ट की ऑब्जर्व्ड एवरेज मेजरमेंट और उसके रेफरेंस वैल्यू के बीच का फर्क। यह मेजरमेंट सिस्टम की सिस्टमैटिक एरर को दिखाता है। असली बात यह है कि बायस टोटल एरर का हिस्सा है, जो सभी सोर्सेज ऑफ वेरिएशन चाहे वो नोन हो या अननोन के कंबाइंड इफेक्ट से बनता है। यानी बायस बताता है कि हमारे मेजरमेंट्स लगातार सही वैल्यू से कितने दूर हैं। पॉसिबल कॉजेस फॉर एक्सेसिव बायस। अब हम समझते हैं कि एक्सेसिव बायस क्यों हो सकता है। कुछ मुख्य कारण हैं। इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन की जरूरत होना। इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट या फिक्सचर का वॉर्न या पुराना होना। एप्लीकेशन के लिए रॉन्ग गेज का इस्तेमाल। मेजरमेंट करने का डिफरेंट मेथड, जैसे सेटअप, लोडिंग या क्लैंपिंग में फर्क। डिस्टॉर्शन आना, चाहे वह गेज में हो या पार्ट में। एनवायरनमेंट का असर, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइब्रेशन या क्लीनलीनेस। इन सभी कारणों की वजह से मेजरमेंट में बायस बढ़ सकता है और रीडिंग सही नहीं रहती। लिनियरिटी। अब बात करते हैं लिनियरिटी की। लिनियरिटी का मतलब है कि किसी इक्विपमेंट के एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग या मेजरमेंट रेंज में बायस वैल्यूज में कितना फर्क आता है। सीधे शब्दों में, ये बायस का साइज के हिसाब से बदलाव दिखाता है। यानी अगर हम अलग अलग साइजेस या रेंजेस में मेजरमेंट करें, तो लिनियरिटी बताती है कि बायस हर जगह समान है या बदल रही है। लिनियरिटी को आमतौर पर 3 तरह से देखा जाता है, खासकर ग्राफ्स में जहां वर्टिकल एक्सेस पर बायस और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर रेफरेंस वैल्यू होता है। नो लिनियरिटी एरर। बायस हर रेफरेंस वैल्यू पर एक जैसा रहता है। ग्राफ में ये पूरी तरह फ्लैट लाइन दिखती है। कांस्टेंट लिनियरिटी। बायस में थोड़ी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, लेकिन स्मॉल डिविएशंस हो सकते हैं। ग्राफ थोड़ी स्लोप दिखाता है। नॉन लीनियर। बायस रेफरेंस वैल्यू के साथ बदलता है। ग्राफ में क्लियरली कर्व्ड या इरेग्युलर लाइन दिखती है। स्टेबिलिटी, ड्रिफ्ट। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी या ड्रिफ्ट की। स्टेबिलिटी का मतलब है कि एक मेजरमेंट सिस्टम से एक ही मास्टर या पार्ट्स को लगातार मापने पर एक ही कैरेक्टरिस्टिक के मेजरमेंट्स में समय के साथ कितना बदलाव आता है। सीधे शब्दों में कहें तो स्टेबिलिटी बताती है कि बायस समय के साथ कितना बदल रहा है। यदि मेजरमेंट सिस्टम स्टेबल है, तो समय के दौरान रीडिंग्स लगभग कांस्टेंट रहती हैं। यदि अनस्टेबल है, तो रीडिंग्स धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर जाती हैं। रिपीटेबिलिटी विद इन सिस्टम वेरिएशन। अब हम बात करते हैं रिपीटेबिलिटी की, जिसे हम अक्सर विद इन सिस्टम वेरिएशन भी कहते हैं। रिपीटेबिलिटी का मतलब है कि एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को एक ही अप्रेजर द्वारा कई बार इस्तेमाल करने पर, जब वह एक ही कैरेक्टरिस्टिक को उसी पार्ट पर मापता है, तो मेजरमेंट्स में कितना बदलाव आता है। इसे अक्सर रेंज आर चार्ट से दिखाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिपीटेबिलिटी को अक्सर इक्विपमेंट वेरिएशन एफ कहा जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से इंस्ट्रूमेंट के कारण होने वाले वेरिएशन को दिखाता है। असल में रिपीटेबिलिटी मेजरमेंट सिस्टम के अंदर की वेरिएशन को दर्शाता है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी बिटवीन सिस्टम वेरिएशन। अब बात करते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी की, जिसे हम बिटवीन सिस्टम वेरिएशन भी कहते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि एक ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट अप्रेजर्स जब एक ही कैरेक्टरिस्टिक को उसी पार्ट पर मापते हैं, तो उनके मेजरमेंट्स के एवरेज में कितना बदलाव आता है। इसे अक्सर एवरेज एक्स बार चार्ट के माध्यम से दिखाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी को आमतौर पर अप्रेजर वेरिएशन एवी कहा जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से ऑपरेटर या अप्रेजर के कारण होने वाले वेरिएशन को दर्शाता है। गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी GRR। अब हम समझते हैं गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जिसे संक्षेप में ग्रर कहा जाता है। ग्रर का मतलब है कि रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के कंबाइंड वेरिएशन का अनुमान। सरल शब्दों में, ग्रर वो वेरिएंस है जो विद इन सिस्टम वेरिएशन रिपीटेबिलिटी और बिटवीन सिस्टम वेरिएशन रिप्रोड्यूसिबिलिटी का कुल योग होता है। मैथमेटिकली इसे इस तरह लिखा जाता है: सिग्मा ग्रर 2 इक्वल्स सिग्मा रिपीटेबिलिटी 2 प्लस सिग्मा रिप्रोड्यूसिबिलिटी 2, सिग्मा स्क्वायर्ड अंडरस्कोर ग्रर इक्वल्स सिग्मा स्क्वायर्ड अंडरस्कोर रिपीटेबिलिटी प्लस सिग्मा स्क्वायर्ड अंडरस्कोर रिप्रोड्यूसिबिलिटी। सिग्मा ग्रर 2 इक्वल्स सिग्मा रिपीटेबिलिटी 2 प्लस सिग्मा रिप्रोड्यूसिबिलिटी 2। यानी ग्रर बताता है कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम कुल मिलाकर कितना रिलायबल है और उसमें कितनी वेरिएशन मौजूद है। मेजरमेंट सिस्टम एप्लीकेबिलिटी।
अब हम देखेंगे कि अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम्स में बायस, लिनियरिटी, स्टेबिलिटी और आर का एप्लीकेबिलिटी कैसे होता है। वर्नियर कैलिपर, बायस, लिनियरिटी और आर के लिए उपयुक्त। माइक्रोमीटर, बायस, लिनियरिटी और स्टेबिलिटी पर असर दिखाता है। स्टील रूल, यहाँ स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी कम दिखती है। टेम्प कंट्रोलर, स्टेबिलिटी और आर के लिए इस्तेमाल होता है। टॉर्क रेंच, बायस और लिनियरिटी के लिए उपयुक्त। हाइट गेज, HT गेज, बायस, लिनियरिटी और आर सभी में इस्तेमाल होता है। न्यूमैटिक एब्सोल्यूट मेजरमेंट सिस्टम, बायस, लिनियरिटी और आर पर प्रभाव डालता है। न्यूमैटिक कंपैरेटर, बायस, लिनियरिटी और आर में यूजफुल। प्रेशर गेज, मुख्य रूप से स्टेबिलिटी के लिए। वोल्टमीटर, केवल आर के लिए इस्तेमाल होता है। इस तालिका से हमें समझ आता है कि कौन सा मेजरमेंट सिस्टम किस पैरामीटर के लिए बेस्ट सूटेड है और प्रोसेस में रिलायबल रिजल्ट्स देने में मदद करता है। डिफरेंस अमंग मेथड्स, अब हम अलग अलग MSA मेथड्स के बीच के अंतर को समझेंगे और देखें कि कौन सा मेथड किस तरह के वेरिएशन को एनालाइज करने के लिए उपयोगी है। रेंज मेथड मुख्य रूप से AV अप्रेजर वेरिएशन को कैप्चर करने में काम आता है। एवरेज रेंज मेथड AV और EV इक्विपमेंट वेरिएशन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एनोवा मेथड, ये सबसे डिटेल्ड मेथड है जो TV टोटल वेरिएशन, PV पार्ट वेरिएशन, EV AV और इंटरैक्शन बिटवीन अप्रेजर्स को एनालाइज करने में सक्षम है। इस तालिका से पता चलता है कि हर मेथड का अपना स्पेसिफिक उपयोग और फोकस एरिया है, जिससे हम मेजरमेंट सिस्टम की पूरी रिलायबिलिटी और वेरिएशन को समझ सकते हैं। रेंज मेथड, अब हम बात करते हैं रेंज मेथड की। रेंज मेथड एक क्विक अप्रॉक्सीमेशन देती है कि हमारे मेजरमेंट सिस्टम में वेरिएबिलिटी कितनी है। ध्यान दें कि यह मेथड वेरिएबिलिटी को रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में अलग नहीं करती, यानी ये सिर्फ टोटल वेरिएशन का एक एस्टिमेट देती है। इसका कैलकुलेशन इस फॉर्मूला से किया जाता है। GR equals rho 2 times 100 GRR equals frac R D underscore 2 times 100 GRR equals D2R times 100, जहां R रेंज ऑफ मेजरमेंट्स को दर्शाता है और D एक स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट है। यह मेथड इसलिए उपयोगी है क्योंकि ये जल्दी से सिस्टम की वेरिएबिलिटी का अंदाजा देता है, लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस के लिए अन्य मेथड्स जरूरी होते हैं। प्रोसीजर R मेथड, अब हम रेंज मेथड के प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले 2 या 3 अप्रेजर्स को सिलेक्ट करें जो मेजरमेंट सिस्टम के रेगुलर यूजर्स हों। 10 पार्ट्स का सैंपल लें जो प्रोसेस की एक्चुअल या एक्सपेक्टेड वेरिएशन को रिप्रेजेंट करे। पार्ट्स को 1 से 10 तक नंबर करें, लेकिन अप्रेजर्स को नंबर्स दिखाई नहीं देने चाहिए। यदि यह नॉर्मल गेजिंग प्रोसीजर का हिस्सा है तो गेज को कैलिब्रेट करें। अप्रेजर रैंडमली 10 पार्ट्स को मेजर करे और ऑब्जर्वर सभी रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करे। स्टेप 5 को अदर अप्रेजर्स के साथ रिपीट करें, लेकिन एक दूसरे की रीडिंग्स छुपा दें। सभी मेजरमेंट्स का रेंज और एवरेज रेंज कैलकुलेट करें। फिर GR कैलकुलेट करें। अंत में %R कैलकुलेट करें और इसे टोटल वेरिएशन या टॉलरेंस के अगेंस्ट एवेल्युएट करें। इस प्रोसीजर से हम क्विकली मेजरमेंट सिस्टम की रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। एक्सरसाइज ऑन रेंज मेथड, अब हम रेंज मेथड को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। पार्ट नेम, मोल्डिंग रूफ। पैरामीटर, विड्थ ऑफ प्रोफाइल। गेज यूज्ड, वर्नियर कैलिपर। डायमेंशन, 28.0 प्लस और माइनस 0.6 मिलीमीटर्स। टॉलरेंस, 0.60 मिलीमीटर्स। हमने 2 अप्रेजर्स A और B से 10 पार्ट्स मेजर करवाए। हर पार्ट की रीडिंग रिकॉर्ड की गई और रेंज कैलकुलेट किया गया। एग्जाम्पल रीडिंग्स, appraiser A equals 27.48, appraiser B equals 27.48. Appraiser A equals 28.52, appraiser B equals 28.50. और इसी तरह सभी 10 पार्ट्स के लिए। इसके बाद एवरेज रेंज कैलकुलेट की जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे मेजरमेंट सिस्टम में रिपीटेबिलिटी और वेरिएबिलिटी कितनी है। यह एक्सरसाइज रियल लाइफ सिनेरियो में रेंज मेथड को अप्लाई करने का क्लियर आइडिया देती है और यह दिखाती है कि कैसे हम स्मॉल डाटासेट से क्विक GR एस्टिमेट निकाल सकते हैं। हम रेंज मेथड में कैलकुलेशंस को समझते हैं। रेंज R निकालने के लिए फॉर्मूला है R equals max value minus min value equals text max value text min value R equals max value minus min value। फिर R को नॉर्मलाइज करने के लिए R equals 310 R equals
फ्रैक SR_I 10 R equals 10 श्री, जहां श्री इंडिविजुअल रेंज की सम है और 10 पार्ट्स का सैंपल है। इसके बाद ग्रर कैलकुलेट किया जाता है। ग्रर इक्वल्स रो 2 GRR इक्वल्स फ्रैक R D_2 ग्रर इक्वल्स D2R। D एक स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट है। अंत में परसेंट ग्रर निकालते हैं, जो टॉलरेंस के अगेंस्ट मेजरमेंट सिस्टम की कैपेबिलिटी बताता है। परसेंट ग्रर इक्वल्स ग्रे टॉलरेंस टाइम्स 100, परसेंट ग्रर इक्वल्स फ्रैक ग्रर टेक्स्ट टॉलरेंस टाइम्स 100, परसेंट ग्रर इक्वल्स टॉलरेंस ग्रर टाइम्स 100। इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम कितना रिलायबल और केपेबल है। एवरेज एंड रेंज मेथड। अब हम एवरेज एंड रेंज मेथड के बारे में समझते हैं। इस मेथड से मेजरमेंट सिस्टम की वेरिएशन को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। रिपीटेबिलिटी एव, एक ही अप्रेजर द्वारा बार बार मेजरमेंट में होने वाली वेरिएशन। रिप्रोड्यूसिबिलिटी एवी, अलग अलग अप्रेजर्स द्वारा मेजरमेंट में होने वाली वेरिएशन। इसका कंबाइंड इफेक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है ग्रर इक्वल्स EV2 प्लस AV2 GRR इक्वल्स SQRT F स्क्वायर्ड प्लस AV स्क्वायर्ड, ग्रर इक्वल्स EV2 प्लस AV2। इसके अलावा NDC नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज भी कैलकुलेट किया जाता है। NDC equals 1.41 times PVGRR, NDC equals 1.41 times frac PV, GRR, NDC equals 1.41 times GRR PV। यदि NDC is greater than or equal to 5 होता है, तो मेजरमेंट सिस्टम को एक्सेप्टेबल माना जाता है। इस मेथड से हम मेजरमेंट सिस्टम की कैपेबिलिटी और रिलायबिलिटी का सही अंदाजा लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, कंडक्टिंग द स्टडी। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए मेजरमेंट सिस्टम स्टडी कैसे कंडक्ट की जाती है, देखते हैं। सैंपल सिलेक्शन। 5 से ज्यादा पार्ट्स चुने जाते हैं, जो प्रोसेस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हों। आइडेंटिफिकेशन। पार्ट्स को 1 से n तक नंबर किया जाता है, ताकि अप्रेजर्स को रीडिंग्स देखते समय पता न चले। लोकेशन मार्किंग। हर पार्ट पर मार्क ऐसा होना चाहिए जो इजीली विजिबल और आइडेंटिफाइबल हो। अप्रेजर सिलेक्शन। 2 to 3 रूटीन। अप्रेजर्स चुने जाते हैं। मेजरिंग इक्विपमेंट। कैलिब्रेटेड रूटीन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर ऑफ ट्रायल्स। हर अप्रेजर से 2 to 3 ट्रायल्स ली जाती हैं। डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन शीट के जरिए नॉर्मल मेजरमेंट कंडीशंस में रैंडम ऑर्डर में मेजरमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टडी कंडक्ट करके हम मेजरमेंट सिस्टम की एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन। अब हम डेटा कलेक्शन के तरीके को समझते हैं। सबसे पहले अप्रेजर के रिजल्ट्स को डेटा कलेक्शन शीट की रो 1 में डालें। उसके बाद अप्रेजर बी और सी के रिजल्ट्स को क्रमशः रो 6 और रो 11 में दर्ज करें। अगर सेकंड ट्रायल हो रही है, तो इसी साइकिल को दोहराएं और डेटा को रो 2, 7 और 12 में दर्ज करें। यदि थर्ड ट्रायल की आवश्यकता हो, तो साइकिल को फिर से रिपीट करें और रिजल्ट्स को रो 3, 8 और 13 में एंटर करें। इस स्ट्रक्चर्ड तरीके से डेटा कलेक्ट करने से हम आसानी से रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी की एनालिसिस कर सकते हैं और एक्यूरेट कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन। हम कैलकुलेशन के स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले अप्रेजर ए के लिए प्रत्येक पार्ट का एवरेज x और रेंज r कैलकुलेट करें और उन्हें रोज 4 और 5 में दर्ज करें। इसी तरह अप्रेजर्स बी और सी के रिजल्ट्स को कैलकुलेट करके क्रमशः रोज 9, 10 और 14, 15 में एंटर करें। अप्रेजर के लिए सभी एवरेजेस रो 4 का ओवरऑल एवरेज x और सभी रेंजेस रो 5 का ओवरऑल एवरेज रा निकालकर डेटा शीट में दर्ज करें। अप्रेजर्स बी और सी के लिए भी यही स्टेप्स अप्लाई करें और उनके रिजल्ट्स डेटा शीट में एंटर करें। प्रत्येक पार्ट के सभी ऑब्जर्वेशंस रोज 4, 9 एंड 14 का एवरेज कैलकुलेट करें और रो 16 में दर्ज करें। पार्ट रेंज RP निकालें, रो 16 में मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस और इसे डेटा शीट में राइट मोस्ट रो 16 में एंटर करें। अंत में ओवरऑल x निकालें, x इक्वल्स xr प्लस xb प्लस xc 3 और इसे भी डेटा शीट में राइट मोस्ट रो 16 में एंटर करें। इस स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन से हम रेंज मेथड की एनालिसिस के लिए सभी आवश्यक वैल्यूज तैयार कर लेते हैं। कैलकुलेशन फॉर ग्राफ PREPRATION। अब हम ग्राफ प्रेपरेशन के लिए आवश्यक कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले R निकालें, R इक्वल्स रा प्लस RB प्लस RC 3 और इसे रो 17 में दर्ज करें।
फिर XDiff कैलकुलेट करें। XA, XB और XC के मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस निकालकर रो 18 में एंटर करें। कंट्रोल लिमिट्स निकालने के लिए UCLR इक्वल्स D4 टाइम्स R, इसे रो 19 में दर्ज करें। D4 इक्वल्स 3.27 अगर 2 ट्रायल्स हो और 2.58 अगर 3 ट्रायल्स हो। LCLR इक्वल्स D3 टाइम्स R, इसे रो 20 में एंटर करें। D3 इक्वल्स 0 जब ट्रायल्स लेस देन 7 हो। X बार के कंट्रोल लिमिट्स के लिए UCLX इक्वल्स X प्लस A2 टाइम्स R, A2 इक्वल्स 1.88 अगर 2 ट्रायल्स हो और 1.02 अगर 3 ट्रायल्स हो। LCLX इक्वल्स X, A2 टाइम्स R। इन कैलकुलेशंस के माध्यम से हम X बार और R चार्ट बनाने के लिए सभी नेसेसरी लिमिट्स तैयार कर लेते हैं। R&R ग्राफिकल एनालिसिस। रेंज चार्ट। अब हम R&R ग्राफिकल एनालिसिस में रेंज चार्ट्स को समझेंगे। रेंज चार्ट्स का उपयोग ये जानने के लिए किया जाता है कि क्या प्रोसेस स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है। अगर कोई स्पेशल कॉज है तो उसे आइडेंटिफाई करके रिमूव करना आवश्यक है। प्रत्येक पार्ट और प्रत्येक अप्रेजर के लिए रेंजेस को प्लॉट करें। अगर सभी रेंजेस कंट्रोल लिमिट्स के अंदर हैं, तो इसका मतलब है कि सभी अप्रेजर्स एक जैसा काम कर रहे हैं। अगर कोई एक अप्रेजर कंट्रोल लिमिट्स से बाहर है, तो उसकी मेजरमेंट मेथड बाकी अप्रेजर्स से अलग है। इस स्थिति को सुधारने के लिए उस स्पेशल कॉज को ठीक करना होगा जिसने आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन पैदा की। इस तरह रेंज चार्ट्स हमें प्रोसेस कंसिस्टेंसी और अप्रेजर्स की यूनिफॉर्मिटी की पहचान करने में मदद करते हैं। R&R एवरेज चार्ट। अब बात करते हैं R&R एवरेज चार्ट की। इसमें प्रत्येक पार्ट के लिए हर अप्रेजर की मल्टीपल रीडिंग्स के एवरेजेस रोज 4, 9 और 14 को X बार चार्ट पर प्लॉट किया जाता है। यह X बार चार्ट हमें मेजरमेंट सिस्टम की यूजेबिलिटी का संकेत देता है। कंट्रोल लिमिट्स के भीतर का एरिया मेजरमेंट सिस्टम की सेंसिटिविटी को दर्शाता है। सामान्यतः एवरेजेस का लगभग आधा या उससे अधिक हिस्सा कंट्रोल लिमिट्स के बाहर होना चाहिए। अगर डेटा ऐसा पैटर्न दिखाए, तो मेजरमेंट सिस्टम पार्ट टू पार्ट वेरिएशन को डिटेक्ट करने में सक्षम है और इसे प्रोसेस के एनालिसिस और कंट्रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आधे से कम एवरेजेस कंट्रोल लिमिट्स के बाहर हैं, तो इसका मतलब है कि या तो मेजरमेंट सिस्टम की रेजोल्यूशन पर्याप्त नहीं है या सैंपल एक्सपेक्टेड प्रोसेस वेरिएशन का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। इससे हमें मेजरमेंट सिस्टम की क्षमता और प्रोसेस कंट्रोल के लिए उसकी सूटेबिलिटी का पता चलता है। R&R एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स न्यूमेरिकल। इस चरण में हम R&R के न्यूमेरिकल रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं और रिपोर्ट शीट में रिकॉर्ड करते हैं। रिपीटेबिलिटी EV, इसे इक्विपमेंट वेरिएशन भी कहते हैं। फॉर्मूला EV इक्वल्स R टाइम्स K1। यहाँ K1 की वैल्यू डिपेंड करती है ट्रायल्स पर। 2 ट्रायल्स राइट पॉइंटिंग एरो K1 इक्वल्स 0.8862। 3 ट्रायल्स राइट पॉइंटिंग एरो K1 इक्वल्स 0.5908। रिप्रोड्यूसिबिलिटी AV, इसे अप्रेजर वेरिएशन भी कहते हैं। फॉर्मूला AV इक्वल्स टाइम्स K2। K2 की वैल्यू अप्रेजर्स की संख्या पर निर्भर करती है। 2 अप्रेजर्स राइट पॉइंटिंग एरो K2 इक्वल्स 0.7071। 3 अप्रेजर्स राइट पॉइंटिंग एरो K2 इक्वल्स 0.5231। ग्र गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यह EV और AV का कंबाइंड इफेक्ट होता है। पार्ट टू पार्ट वेरिएशन PV। फॉर्मूला PV इक्वल्स RP टाइम्स K3। ये प्रोसेस में पार्ट्स के बीच वास्तविक वेरिएशन को दर्शाता है। टोटल वेरिएशन TV, ये पूरे मेजरमेंट सिस्टम की कुल वेरिएशन को क्वांटिफाई करता है। इस न्यूमेरिकल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम कितनी प्रिसिजन और रिलायबिलिटी के साथ पार्ट टू पार्ट डिफरेंसेस डिटेक्ट कर सकता है। न्यूमेरिकल रिजल्ट्स की मदद से हम सिस्टम की एक्सेप्टेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत आसानी से पहचान सकते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के माध्यम से मेजरमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस को और क्वांटिफाई करेंगे। परसेंट वेरिएशन कैलकुलेशन। परसेंट EV इक्विपमेंट वेरिएशन इक्वल्स 100 टाइम्स EV TV। परसेंट AV अप्रेजर वेरिएशन इक्वल्स 100 टाइम्स AV TV। परसेंट GR combined measurement variation equals 100 times GR TV। परसेंट PV part to part variation equals 100 times PV TV। Number of distinct categories NDC। Formula NDC equals 1.41 times PV GRR। NDC हमें बताता है कि मेजरमेंट सिस्टम कितनी इफेक्टिवली पार्ट्स में अंतर डिटेक्ट कर सकता है। नोट:
अगर यह मेजरमेंट सिस्टम प्रोडक्ट कंट्रोल के लिए यूज किया जा रहा है तो टीवी के बजाय स्पेसिफिकेशन टॉलरेंस का यूज करना चाहिए। परसेंट वैल्यूज का सम हमेशा 100% नहीं होता, क्योंकि वेरिएशन सोर्सेज अलग अलग इंडिपेंडेंट होते हैं। इस एनालिसिस से हमें मेजरमेंट सिस्टम की एडिक्वेसी और रिलायबिलिटी आसानी से समझ में आती है और हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसे प्रोसेस या प्रोडक्ट कंट्रोल के लिए उपयोग किया जा सकता है या नहीं। मेजरमेंट सिस्टम एरर्स। अब हम देखेंगे कि मेजरमेंट सिस्टम एरर्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जब रिपीटेबिलिटी ग्रेटर देन रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो, इसका मतलब है कि सेम अप्रेजर द्वारा मेजरमेंट्स में वेरिएबिलिटी कम है, लेकिन अलग अप्रेजर्स के बीच ज्यादा डिफरेंस है। पॉसिबल कारण: इंस्ट्रूमेंट को मेंटेनेंस की जरूरत है, क्लैंपिंग या गैगिंग लोकेशन इंप्रूव करने की जरूरत है, पार्ट के भीतर वेरिएशन बहुत अधिक है। जब रिप्रोड्यूसिबिलिटी ग्रेटर देन रिपीटेबिलिटी हो, इसका मतलब है कि सेम पार्ट पर सेम अप्रेजर द्वारा मेजरमेंट स्टेबल है, लेकिन अलग अप्रेजर्स के बीच बहुत वेरिएबिलिटी है। पॉसिबल कारण: अप्रेजर्स को गेज यूज ट्रेनिंग इंप्रूव करने की जरूरत, ऑपरेशनल डेफिनेशन स्पष्ट नहीं है, फिक्सचर की जरूरत है ताकि सभी अप्रेजर्स में गेज यूज कंसिस्टेंसी बनी रहे। इस एनालिसिस से हमें पता चलता है कि मेजरमेंट सिस्टम कहाँ वीक है और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि क्वालिटी और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रहें। डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। अब हम देखेंगे कि मेजरमेंट सिस्टम के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है और कब उसे एक्सेप्ट या इंप्रूव करना चाहिए। परसेंट R&R के आधार पर एरर लेस देन 10% राइट पॉइंटिंग एरो मेजरमेंट सिस्टम एक्सेप्टेबल है, मतलब सिस्टम बहुत अच्छा और रिलायबल है। 10% लेस देन एरर लेस देन 30% राइट पॉइंटिंग एरो सिस्टम में भी एक्सेप्टेबल, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। एरर ग्रेटर देन 30% राइट पॉइंटिंग एरो मेजरमेंट सिस्टम नीड्स इंप्रूवमेंट, मतलब ये सिस्टम एक्यूरेट और रिलायबल नहीं है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज NDC। NDC greater than equals 5 right pointing arrow measurement system sufficient resolution देता है, जिससे पार्ट टू पार्ट डिफरेंसेस को डिटेक्ट किया जा सके। इस क्राइटेरिया से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि MS प्रोडक्ट या प्रोसेस कंट्रोल के लिए सूटेबल है या नहीं और कहां सुधार की जरूरत है। परसेंट ग्रर। परसेंट ग्रर GRR की तुलना स्पेसिफाइड टॉलरेंस या प्रक्रिया के टोटल वेरिएशन TV के साथ करता है। इससे पता चलता है कि हमारा मापन प्रणाली कितना सटीक और भरोसेमंद है। इसका सूत्र है परसेंट ग्रर इक्वल्स ग्रे टॉलरेंस और TV टाइम्स 100, परसेंट ग्रर इक्वल्स फ्रैक ग्रर टॉलरेंस टेक्स्ट और TV टाइम्स 100, परसेंट ग्रर इक्वल्स टॉलरेंस और TV GRR टाइम्स 100। यहाँ ग्रर का मतलब है गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी और टॉलरेंस या TV का मतलब है प्रक्रिया में अनुमति प्राप्त बदलाव या कुल बदलाव। प्रतिशत जितना कम होगा, मापन प्रणाली उतनी ही भरोसेमंद मानी जाएगी। यदि परसेंट ग्रर अधिक है, तो इसका मतलब है कि मापन प्रणाली में त्रुटि अधिक है और प्रक्रिया नियंत्रण में समस्या हो सकती है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। अगला कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज NDC। यह मापने के लिए प्रयोग किया जाता है कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम कितनी अलग अलग श्रेणियों को पहचान सकता है। इसे निकालने का तरीका है पार्ट्स का स्टैंडर्ड डिविएशन को गेज का स्टैंडर्ड डिविएशन से विभाजित करना और फिर 1.41 से गुना करना। सूत्र इस प्रकार है NDC equals 1.41 times PVGRR NDC equals 1.41 times frac PV GRR NDC equals 1.41 times GRR PV। ये संख्या ये दर्शाती है कि कितने नॉन ओवरलैपिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पूरे प्रोडक्ट वेरिएशन के लिए फैले होंगे। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यह बताता है कि आपके प्रोसेस डेटा में कितनी अलग अलग ग्रुप्स हैं जिन्हें आपका मेजरमेंट सिस्टम पहचान सकता है। AIAG ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप के अनुसार यदि NDC 2 से कम है तो मेजरमेंट सिस्टम का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि एक पार्ट को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यदि NDC इक्वल्स 2 है तो डेटा को दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, जैसे हाई और लो। यदि NDC इक्वल्स 3 है तो डेटा को 3 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, जैसे लो, मिडिल और हाई। यदि NDC 5 या उससे अधिक है तो मेजरमेंट सिस्टम को स्वीकार्य माना जाता है। एट्रिब्यूट मेजरमेंट सिस्टम स्टडी। अगला कॉन्सेप्ट है एट्रिब्यूट मेजरमेंट सिस्टम स्टडी। एट्रिब्यूट MSA उस समय लागू होती है जब मापन का मान केवल कुछ सीमित श्रेणियों में से एक होता है। सबसे आम उदाहरण है गो, नॉट गो, गेज। अन्य उदाहरण है लीक या नो लीक, क्रैक या नो क्रैक, डिफेक्ट या नो डिफेक्ट, पास या फेल।
कंप्लीट या इनकम्प्लीट। मेथड्स। एट्रीब्यूट एमएसए के लिए मुख्य तरीका है हाइपोथेसिस टेस्ट एनालिसिस, जिसे क्रॉस टैब मेथड के रूप में लागू किया जाता है। यह मेथड यह जांचने में मदद करता है कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम सही और कंसिस्टेंट तरीके से एट्रीब्यूट डेटा को क्लासिफाई कर रहा है या नहीं। एट्रीब्यूट मेजरमेंट। एट्रीब्यूट मेजरमेंट सिस्टम स्टडी की मेथडोलॉजी इस प्रकार है। लगभग 20 पार्ट्स का चयन करें। लगभग 1/3 कन्फर्मिंग, 1/3 नॉन कन्फर्मिंग और 1/3 मार्जिनल कन्फर्मिंग और मार्जिनल नॉन कन्फर्मिंग। सही मेजरमेंट एट्रीब्यूट ट्रू स्टेटस को नोट करें। तय करें कि कितने अप्रेजर्स और कितने ट्रायल्स किए जाएंगे। मेजरमेंट परिणाम को डेटा शीट में रिकॉर्ड करें। यदि निर्णय नॉट ओके हो तो 0 दर्ज करें। यदि निर्णय ओके हो तो 1 दर्ज करें। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि एट्रीब्यूट मेजरमेंट सिस्टम को सही और कंसिस्टेंट तरीके से टेस्ट किया जा सके। एट्रीब्यूट मेजरमेंट सिस्टम स्टडी। एट्रीब्यूट मेजरमेंट सिस्टम स्टडी में अप्रेजर के संभावित परिणाम इस प्रकार होते हैं। सही निर्णय करेक्ट डिसीजंस। गुड पार्ट को गुड कह देना गुड करेक्ट। बैड पार्ट को बैड कह देना बैड करेक्ट। गलत निर्णय रॉन्ग डिसीजंस। गुड पार्ट को बैड कह देना फॉल्स अलार्म। बैड पार्ट को गुड कह देना मिस। हर अप्रेजर के लिए डेटा को इस तरह गिना जाता है। नंबर गुड करेक्ट GC, नंबर बैड करेक्ट BC, नंबर करेक्ट NN इक्वल्स कुल GC प्लस BC, नंबर फॉल्स अलार्म FA इक्वल्स यानी ओके पार्ट को रिजेक्ट करना, नंबर मिस M इक्वल्स यानी रिजेक्टेड पार्ट को एक्सेप्ट करना, नंबर टोटल TN इक्वल्स कुल GC प्लस BC प्लस FA प्लस M। इस डेटा को रिकॉर्ड करने से हम एट्रीब्यूट मेजरमेंट सिस्टम के प्रदर्शन और एक्यूरेसी का विश्लेषण कर सकते हैं। एट्रीब्यूट मेजरमेंट सिस्टम स्टडी। एट्रीब्यूट मेजरमेंट सिस्टम स्टडी में हर अप्रेजर के लिए डेटा की गणना इस प्रकार की जाती है। टोटल गुड करेक्ट GC सभी सही तरीके से पहचाने गए गुड पार्ट्स की संख्या। टोटल बैड करेक्ट BC सभी सही तरीके से पहचाने गए बैड पार्ट्स की संख्या। टोटल करेक्ट TC कुल सही निर्णय यानी GC प्लस BC। टोटल फॉल्स अलार्म FA यानी ओके पार्ट को गलती से बैड कहने की संख्या। टोटल मिस M यानी बैड पार्ट को गलती से गुड कहने की संख्या। इस गणना से हम ये समझ सकते हैं कि अप्रेजर कितना एक्यूरेट और रिलायबल निर्णय ले रहा है। एट्रीब्यूट मेजरमेंट सिस्टम स्टडी। एट्रीब्यूट मेजरमेंट सिस्टम स्टडी में डिसीजन मेकिंग इस प्रकार की जाती है। हर अप्रेजर के लिए डेटा की गणना करें। इफेक्टिवनेस E इक्वल्स TC टोटल डिसीजन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स अलार्म PFA इक्वल्स FA टोटल अपॉर्चुनिटी फॉर FA। प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस PM इक्वल्स M टोटल अपॉर्चुनिटी फॉर M। डिसीजन क्राइटेरिया पैरामीटर एक्सेप्टेबल मार्जिनल अनएक्सेप्टेबल E greater than 0.90 0 80 to 0.90 less than 0.80 PFA less than 0.05 0 05 0.10 greater than 0.10 PM less than 0.02 0 02 0.05 greater than 0.05। इस टेबल से हम ये तय कर सकते हैं कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम एक्सेप्टेबल मार्जिनल या अनएक्सेप्टेबल है। इफेक्टिवनेस जितना ज्यादा होगा सिस्टम उतना ही बेहतर निर्णय ले रहा है। वहीं फॉल्स अलार्म और मिस की प्रोबेबिलिटी जितनी कम होगी सिस्टम उतना ही भरोसेमंद होगा।